बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो बेसिक ऐसे राइटिंग स्किल्स के हवाले से इंग्लिश ऐसे, जैसे कि आपको पता है कि चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या उसके अलावा जैसे भी नायब तहसीलदार के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में पोस्ट आई हुई है, या सिविल जज के हवाले से जो भी आपके इम्तिहानात हैं उसमें ऐसे या पैराग्राफ तकरीबन तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हिस्सा होता है। लेकिन उसमें जो चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कहीं पर जो आपसे ऐसे लिखने का कहा जाता है वो 300 वर्ड्स का होता है, कहीं पे ये 500 वर्ड्स का है, सर्टन टाइम्स 1000 वर्ड्स, और अगर आप CSS लेवल पर जाएं तो अप टू 3000 वर्ड्स। डिफरेंट वर्ड काउंट, जब वर्ड काउंट डिफरेंट होगा तो इसके हवाले से जो नंबर इसको अलॉट किए जाएंगे वो भी डिफरेंट होगा। नॉर्मली 300 का जो ऐसे होता है मार्क्स का, 300 वर्ड्स का, वो 15 से 20 मार्क्स का होता है। 500 वाला जो होगा वो 25 से 30 मार्क्स का होगा। 1000 वर्ड्स का 50 मार्क्स, और उसके बाद 3001 जो है वो आपका 100 मार्क्स का पूरा जो एक पेपर होगा वो इसके हवाले से अरेंज किया जाता है। अब सबसे पहली बात कि ऐसे के लिए क्या है, कौन कौन सी बेसिक, आज सिर्फ हम वो बेसिक स्किल्स डिस्कस करेंगे कि जहाँ से हमने स्टार्ट करना है ऐसे राइटिंग के हवाले से। और उसके लिए हमने करना क्या है, उसके लिए हमने एक आसान काम करना है कि हमने ऑलमोस्ट 5 ऐसे, आप उसको ऐसे नहीं कहेंगे, 5 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होंगे जो हम आपको यहाँ पर मटेरियल की सूरत में प्रोवाइड करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपने वो 5 के 5 स्ट्रक्चर फिंगर टिप्स पे करने, यानी कि उसको आप याद करें। जब आप उसको याद करेंगे, नो डाउट होना क्या चाहिए, ऐसे में होता क्या है एक्चुअल आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप सोचते क्या हैं और जो चीज़ आप सोचते हैं क्या आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेसिक ऑब्जेक्ट किसी भी एग्जामिनर का यही होता है, और इस मकसद के लिए वो करता क्या है कि वो एक ऐसा टॉपिक, जनरली जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ पर वो आपकी एक्चुअल राइटिंग स्किल देखना चाहता है, वो एक ऐसा टॉपिक लेकर आता है जो आपने पहले देखा ना हो, या अगर कोई पढ़ा भी हो तो उसका जो एस्पेक्ट वो लेकर आएगा वो थोड़ा सा चेंज एस्पेक्ट होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट सिर्फ ये होता है कि जो आपकी पर्सनल राइटिंग स्किल्स हैं किसी तरीके से वो पर्सनल राइटिंग स्किल्स चेक की जाए कि क्या आप इस काबिल हैं या नहीं, क्या आप खुद से कुछ सोचने के बाद उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए तो अगर हम प्रॉपर ऐसे राइटिंग की तरफ जाएं तो 1 से 2 साल का अरसा भी वो नाकाफ़ी होगा कि जिसमें आप ऐसे राइटिंग सीख सकें। ऐसे राइटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ है ही क्या, मेन चीज़ अगर हम उसको डिस्कस करें तो आपका स्टार्ट यहाँ से होता है हैंड राइटिंग। इंग्लिश का कोई भी पेपर हो, हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो आप कभी भी उसमें आप कह लें कि आपके जो पासिंग के चांसेस हैं इंग्लिश हैंड राइटिंग के अच्छे या ना अच्छे होने से 50% इसके ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। लास्ट टाइम जब KP के जुडिशरी की पोस्ट के हवाले से मैंने आपको गाइड किया तो वहाँ पर तो पर्टिकुलरली ये मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई शख्स उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो फाइनल मार्किंग के बाद अलग से उसके नंबर उसमें से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इस हद तक राइटिंग का फ़र्क है। दूसरी चीज़ जो आपकी हैंड राइटिंग की खामियों को दूर करती है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है राइटिंग स्टाइल। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हैंड राइटिंग और राइटिंग स्टाइल ये एक दिन में नहीं आते। ये जब आपने स्टार्ट किया था तो तब जब आप इनिशियली क्लास 1-2 में लिखना शुरू करते हैं तो वहाँ से आपकी हैंड राइटिंग जो है वो स्टार्ट होती है, और राइटिंग स्टाइल जब आप क्लास 6 से ऑनवर्ड आते हैं और फिर आप पेपर अटैम्प्ट करने के लिए पेपर को एक अच्छी लुक में लेकर आते हैं तो ये चीज़ अगेन। लेकिन अगर राइटिंग स्टाइल अच्छा हो और हैंड राइटिंग वीक हो तो राइटिंग स्टाइल हैंड राइटिंग की बहुत सी खामियों को छुपा लेता है, दूर कर लेता है। हम टाइम टू टाइम इनका डिस्कस करते रह जाते हैं, आज भी हम इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। फर्दर जो है सबसे अहम चीज़ अगेन इंग्लिश ऐसे में वो आपका सबसे पहला इसका स्टेप है बेसिक ग्रामर। ये वो है गलती कि जिसको आप कह लें कि अनअवॉइडेबल है, इस पे तो कंप्रोमाइज़ होता है ही नहीं। अगर कोई शख्स ग्रामर के हवाले से जो बेसिक गलतियां हैं, बेसिक गलतियों में कौन सी चीज़ आती है कि कभी भी आपका टेंस के हवाले से जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले चीज़ उसमें टेंस देखा जाता है। फिर उसके बाद अगर उसमें आपने एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस को यूज़ किया है तो क्या उसको करेक्ट यूज़ किया है, क्या आपने उसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेंटेंसेस और नरेशन इसको यूज़ किया है या नहीं किया। और उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, क्या आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अक्सर बच्चे एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हमारे पेपर में कौन सी ये चीज़ें आनी हैं। जब तक पर्टिकुलर सवाल ना हो किसी पेपर में एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज का या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का या कंडीशनल सेंटेंसेस का या ट्रांसलेशन का, तो हमारे स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हुए मिलेंगे कि सर इसकी तो ज़रूरत नहीं है, आप क्यों एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज पढ़ा रहे हैं, आप क्यों डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, पेपर में तो आते नहीं है। ओ भाई, पेपर या इंग्लिश बेस ही किसके ऊपर करता है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर तो वो आपके इंग्लिश बेस कर रहे हैं।
क्या आपको अब ये बात जहन में रख लें, मैंने अक्सर एक चीज़ नोट की है और वो क्या है, और ये ऐसी गलतियां हैं, मैं उन लोगों के साथ बैठा हूँ कि जो एफपीएससी के एग्जामिनर हैं। आपको मैंने बताया कि जैसे कि अब शाम को अक्सर हमारी मीटिंग होती है वहाँ पर सिविल सर्विसेज अकेडमी के जो टीचर्स हैं और उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो एफपीएससी के एवेल्युएटर्स हैं। जब हम आपस में बैठते हैं तो जो ये सारी चीज़ें, मेरा मकसद है यहाँ पर लोगों को एजुकेट करना, तो मैं वहाँ पर उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा होता हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो चाहिए होती है। तो उसमें और ख़ुद जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि जब आप कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेंटेंस किसी भी ऐसे के अंदर लिखते हैं तो हरगिज़ आप रूल्स को फॉलो नहीं करते। जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का रूल होता है, जिसके अंदर आपने प्रॉपर सर्टन वर्ड्स को चेंज करना होता है, आपने सर्टन वर्ड्स के साथ साथ उसके अंदर जो प्रोनाउंस हैं उनको चेंज करना होता है। प्रोनाउंस के अलावा आपने कुछ और जो उसका टेंस है उसको चेंज करना होता है। बट जब आप उसको किसी भी ऐसे को एक जनरल उसमें लिख रहे होते हैं जनरल राइटिंग स्किल्स के दौरान, तो आप उस वक्त एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के जो बेसिक रूल्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं, इनको हरगिज़ फॉलो करते ही नहीं हैं, और ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद टेंसेस के हवाले से जो बेसिक गलती कहीं पर अगर आप करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड या इस तरह की और इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब जब यूज़ करते हैं, तो ये वो गलतियां हैं कि अगर कोई शख्स अपने ऐसे में ये गलतियां करे तो किसी भी सूरत उसको ऐसे में पास नहीं किया जाता। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वो उसकी बॉडी क्या होगी, इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन, और फिर हमारा जहन स्टक हो जाता है जो कोहेरेंस होनी चाहिए। अब वो कोहेरेंस किसके दौरान होनी चाहिए, वो है क्या। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेवलप होनी है वक्त के साथ साथ। जब तक आप एक्टिवाइज, पैसिवाइज, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं कर लेते, और उसके बाद सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना, ये तो उस वक्त तक है कि जब आप किसी भी 16 या 14 ग्रेड की पोस्ट पे जा रहे हैं। जब 17 ग्रेड की पोस्ट या एग्जेक्टिव पोस्ट या सीएसएस लेवल पे आप जाते हैं तो वहाँ पर, या आप जुडिशरी की भी अगर बात करें, जुडिशरी में भी तकरीबन इस हद तक हम पास हो सकते हैं। बट इसके आगे जब तक आपको कंपाउंड स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा, आपको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा, या कम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा, और आप इसको अपने एसे का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक कभी भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और उसके बाद मज़ीद इसमें जो खामी और निकमियाँ, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आज हमने यहाँ पे करना है, मैंने आपको ये चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बेसिक 5 फ्रेमवर्क्स देने हैं। मैं उनको बेसिक फ्रेमवर्क क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक जो फ्रेमवर्क होगा वो 25-30 ऐसे के ऊपर फिट बैठता होगा, और वो 25-30 ऐसे होंगे जो अगर आप पाकिस्तान के हवाले से सीएसएस को छोड़कर बाकी जितने भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठाएंगे तो हमेशा उनमें से कोई ना कोई ऐसे रिपीट होता है। क्योंकि जो सोशल ईवल्स हैं, आप जब भी देख लें, कभी करप्शन की सूरत में, कभी टेररिज्म की सूरत में, कभी मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में, कभी पॉवर्टी की सूरत में, कभी एनर्जी क्राइसिस की सूरत में, डिफरेंट ऐसे आपको हर वक्त पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, ये बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान में क्योंकि कंटिन्यूइंग है, एस्पेक्ट चेंज कर दिया जाता है लेकिन ये पूछा ज़रूर जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बाद अगला स्टेप ये है कि उस बेसिक स्ट्रक्चर को क्या एडवांस बनाया जा सकता है, या हर एक के लिए अलग ऐसे, हरगिज़ उसके लिए आपको अलग ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर पर मौजूद ऐसे को एडवांस किस तरह बनाया जाए, उसके लिए सर्टेन चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी। अगर वो आप 1 से 2 पैराग्राफ अपने किसी भी ऐसे में ऐड कर दें, इस बेसिक ऐसे में, तो आपका ऐसे जो है वो अप टू द मार्क हो जाएगा। सेकेंडली, एक और चीज़ जो हम तकरीबन नहीं करते और इस लेवल पर हद से ज़्यादा उसको देखा जाता है, वो है रेफरेंसिंग। और जो भी चीज़ आप करें आप उसका कोई प्रूफ दें। जब तक आप ये अपने ऐसे में नहीं करेंगे, आपका ऐसे एक 17-18 ग्रेड की पोस्ट या किसी भी कम्पिटिटिव जो एग्जेक्टिव लेवल के पेपर्स हैं उसके लिए सूटेबल नहीं होगा। रेफरेंसिंग क्या है, आपको इसके लिए सबसे पहले तो ये पता हो, क्या किसी को ये पता है कि ये एपीए क्या है, ये एपीए स्टाइल क्या है। एपीए या एपी स्टाइल, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल, जितनी रिसर्च होती है उस रिसर्च के अंदर जो रेफरेंस दिए जाते हैं वो इसके अकॉर्डिंग होते हैं। इसमें इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग भी होती है और फुट नोट रेफरेंसिंग का अलग तरीकाकार होता है। फुट नोट रेफरेंसिंग नॉर्मली हम ऐसे में नहीं कर रहे होते क्योंकि वो थोड़ा सा, जब तक उसके लिए प्रैक्टिस नहीं होगी आप नहीं कर सकेंगे। बट इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग वो हम ज़रूर करते हैं। इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग क्या होती है कि जो आर्टिकल जिसका हम हवाला दे रहे हैं, उस आर्टिकल के हवाले से हमने क्या करना है, उस आर्टिकल के हवाले से हमने उसके ऑथर का नाम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसके हवाले से बुक या ऑथर, जब तक हम ये नहीं देंगे तब तक, अगर हम कोई भी अपना ऐसे उसको इस तरह करके ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं कि जहाँ पर हम उसको एपीए स्टाइल के अंदर कोई ना कोई रेफरेंस दे रहे होते हैं, या अपनी बात को प्रूव करने के लिए रेलेवेंट एजेंसी और करंट जो फिगर्स हैं, मज़ीद
जो आपके ऐसे में आप कह लें कि 25% वेटेज होती है वो करंट सिनेरियो की होती है। ये करंट सिनेरियो की 25% इंपॉर्टेंस क्या मतलब है? करंट सिनेरियो क्या है? अगर हम बात करते हैं टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो टेररिज्म इन पाकिस्तान की जब भी बात करेंगे तो मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं। अब इसके लिए कौन सी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी है जो टेररिज्म को मॉनिटर कर रही है और उसके रेटिंग में पाकिस्तान का नंबर क्या है, और पर्टिकुलरली कब उसने ये रेटिंग पब्लिश की थी। जब तक हम इसके हवाले से टू द पॉइंट नहीं जाएंगे तब तक वो कभी भी, और ये चीज़ें हमने क्या करनी है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही उसको बता देनी है, ताकि उसका एक माइंडसेट बन जाए कि ये पर्टिकुलरली इस ऐसे के बारे में जानता है। जब आपने उसको ये चीज़ क्लियर कर दी शुरू में ही कि जनाब मुझे इस ऐसे के बारे में बहुत नॉलेज है और मुझे पता है कि जो मैं लिखने जा रहा हूँ मुझे उसके तमाम करंट सिनेरियोज़ का पता है, ये इम्पैक्ट फैक्टर आ जाएगा। इसके ऊपर वो आपको आगे जो आप ऐसे लिखेंगे उसमें अगर थोड़ी सी कमी या खामी रह भी जाएगी तो वो इसको कवर करेगा। अब ये कैसे करना है, कुछ 2-4 टॉपिक्स के हवाले से मैं जो सोशल लेवल्स का आपको एक जनरल ऐसे भी मैंने शेयर कर देता हूँ, ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देता हूँ। और ऑलमोस्ट इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो 750 वर्ड्स हैं। अब 750 वर्ड्स, अब इस हवाले से आपने खुद जहन में रखना है कि अब अगर वो आपसे 500 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का ऐसे कहे तो आपने 300 में इसको जब हाफ़ करना है 750 को, तो हाफ़ इस तरह नहीं करना कि ऊपर वाला आधा लिख दे और नीचे वाला आधा क्या करें आप छोड़ दें। ऐसे के अंदर एटलीस्ट 3 जो बेसिक चीज़ें हैं जब तक वो नहीं होंगी आपका ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। और वो 3 बेसिक चीज़ें कौन सी हैं ऐसे के अंदर? सबसे पहली चीज़ ऐसे के अंदर, जो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें ऐसे के या मेन उसके पार्ट्स की बात करें, बेसिक पार्ट 3 है। सबसे पहला उसका पार्ट है इंट्रोडक्शन का, दूसरा उसका जो पार्ट है उसकी जो बॉडी है, और तीसरा उसका कंक्लूजन। तो अगर हम किसी भी ऐसे को शॉर्ट करते हैं, इस वजह से शॉर्ट करते हैं कि उसके लिए उसने, अगर मैं एक 1000 वर्ड का ऐसे जो है वो तैयार करता हूँ और सेम ऐसे मुझसे 300 वर्ड्स का पूछ लिया जाता है, तो मतलब मैंने उसमें से 700 वर्ड्स को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, और सिर्फ कितने वर्ड्स को लेकर चलना है मैंने उसमें 300 वर्ड्स को। तो वो 300 वर्ड्स कौन से वाले होंगे, क्या शुरू वाले या आखिरी वाले? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। करना क्या होगा कि जो मेरे पास मौजूदा मटेरियल है उसको मैं हर जगह से कट करूंगा। इंट्रोडक्शन है उसको मैं हाफ कर दूंगा, कंक्लूजन है उसको भी क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, और जो बॉडी है उसको भी क्या करूंगा, हाफ। लेकिन ये तीनों स्टेप्स मैंने उसको देने ज़रूर हैं कि ये इंट्रोडक्शन है इसका, ये इसमें बॉडी हेडिंग नहीं होगी बट पैराग्राफ डिफाइन करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे के अंदर यहाँ पर आपने आउटलाइन, ये हेडिंग जनरल 20 मार्क्स 30 मार्क्स में हम लोग नहीं दे रहे होते। बट कैसे पता चलेगा? आपका हर पैराग्राफ ये बताएगा कि ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसके बाद बॉडी में 2 से 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। अगर आप कोई भी सोशल लेवल की बात करते हैं तो सोशल लेवल के इम्पैक्ट्स, सबसे पहले उसके फैक्टर्स क्या हैं, फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या है, फिर उसका सोल्यूशन क्या है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं देंगे तब तक आपका ऐसे मुकम्मल नहीं होगा। जिस बात को शुरू करना है उसको क्या करना है, आपने मुकम्मल भी करना है। लेकिन ये सारी बातें उस वक्त मज़ा करती हैं, उस वक्त काम में आती हैं कि जब आपको इस चीज़ के बारे में हो और आप इस काबिल हों कि आप खुद से ऐसे क्या करें, लिख सकें। कि हम अभी इस काबिल हो जाएंगे, हरगिज़ नहीं होंगे। तो फिर हमने भी करना क्या है, हमने भी ये करना है कि जो मैं आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के ऐसे दे रहा हूँ, आपने उसको पहले एज इट इज़ याद करना है। याद करने से क्या होगा, थोड़ी सी वोकेबलरी, थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आगे फर्दर उसमें जो चीज़ इजाफा करना है, क्योंकि 100 ऐसे तो हम कभी भी याद नहीं कर सकते, तो फिर 1 या 2 सेंटेंस किस तरह इजाफा करना है कुछ के बारे में आपको भी गाइड करता हूँ। आप लोग सब ऐसा करें कि अपने मोबाइल्स ओपन कर लें, मैं आपको मोबाइल पे शेयर करता हूँ सब लोगों के, तो आप मोबाइल पे ओपन करें, ऑनलाइन वालों को भी शेयर कर दो, जो ऑनलाइन लोग हैं वो सारे उसको देखें। उसके हवाले से फिर हम आगे इसको लेकर चलते हैं, ताकि मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। वहाँ से रीड करेंगे, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा जनाब, इसके अंदर अभी आपके पास ऐसे सबको मिल गया होगा, तो उसके आप अभी टॉपिक खोल के देखें कि जो डिफरेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर ये ऐसे जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, सोशल इवल्स, उसके अलावा कुछ हमारे जो आजकल जो साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लेकर चलेंगे। आज के लिए जो सोशल इवल्स का टॉपिक है, इसमें से कुछ चीज़ें जो पहले मैं आपको वो बताऊँगा कि हम इसको एडवांस की तरफ कैसे लेकर जाएंगे। तो इसके लिए आप जो पहला टॉपिक है वो हमारा टेररिज्म का है। टेररिज्म के बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है इसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग के बाद जो हमारे इसमें तीसरा टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। उसके बाद हमारा जो इसमें आ जाएगा ड्रग्स के हवाले से, ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स एडिक्शन है, या ड्रग्स के रिलेटेड जो भी हमारे मामलात इसमें अगर आएंगे, ट्रैफिकिंग के हवाले से आएंगे या एडिक्शन के हवाले से आएंगे,
उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन, पाकिस्तान के इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला वो क्या है, गुर्बत। इन ऐसे के हवाले से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके साथ मैं ऐड ऑन करूँगा कि हम इस ऐसे को अगर एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें इसी सेम ऐसे में ऐड कर दें कि ये आपका किसी भी एडवांस लेवल का ऐसे बन जाएगा। वैसे ये जो टॉपिक है, इसके अलावा और बहुत से टॉपिक जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एनर्जी क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, एनर्जी क्राइसिस, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग के साथ अगर हम करप्शन को भी इसमें ऐड कर लें तो हम यहाँ पे उसके हवाले से भी कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं करप्शन के हवाले से। इसके अलावा इन्फ्लेशन एंड राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग प्राइसेस। करंटली अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो एक बहुत से भी बड़ा इशू चल रहा होगा वो यही आपको नज़र आएगा। उसके बाद मैथ लिटरेसी, स्मगलिंग, इकोनॉमिक क्राइसिस, सेक्टेरियनिज्म, बेगरी, नेपोटिज्म, ब्राइबरी, टैक्स इवेजन, वायलेंस। इसमें अगर एक और ऐड करना चाहें आप, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, लॉलेसनेस, injustice and inequality, social and economic problems। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ये ऐसे, लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे आपको बताया कि 700 850 लफ्ज़ इसमें हैं। जनरल 20 से 30 नंबर का जो ऐसे होगा वो आपको होगा 500 वर्ड्स से लेकर टोटल जो है वो 300 वर्ड्स या 500 वर्ड्स, इसके राउंड अबाउट आपने एक ऐसे लिखना होगा। तो उसके हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, करंट सिनेरियो ख़ास तौर पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं टेररिज्म के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से आपको कौन सी ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए जिनका आपने हवाला देना है। सबसे पहले आपने पिछले दिनों एक बड़ा शोर सुना होगा, अगर आपको याद हो, FATF का जहन में है या नहीं है? FATF स्टैंड्स फॉर क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट में चला गया था। अभी ग्रे लिस्ट में से हम अक्टूबर 2022 में से क्या हो गए, उसमें से आउट हो गए। तो जब भी आपका टेररिज्म या दूसरी चीज़ क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म की बात होगी तो आप किस रेफरेंस देंगे इंटरनेशनली? FATF का। FATF दोनों चीज़ों के साथ डील करती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो है, लेकिन किस चीज़ की टास्क फोर्स है कि बेसिकली ये देखती है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म के लिए की जाए, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग वैसे ऑफेंस है, लेकिन पर्टिकुलरली जब मनी लॉन्ड्रिंग की जाए, किस मकसद के लिए की जाए? टेररिज्म के मकसद के लिए, टेररिज्म को फंड करने के लिए जब मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है तो FATF दोनों चीज़ों को लुक आफ्टर करती है। कि एक तो इस चीज़ को लुक आफ्टर करती है कि अगर कोई जो है शख्स या कोई भी मुल्क या कहीं पर भी कोई इदारा अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और पर्टिकुलरली अगर वो टेररिज्म के हवाले से कर रहा है, तो इन दोनों एस्पेक्ट, तो एक तो आपको FATF के बारे में जब तक ये इन्फॉर्मेशन पता ना हो कि पाकिस्तान, और यहाँ पे अगर आप उसमें मजीद ऐड कर दें कि 3 मुल्क ऐसे हैं जो इसकी ब्लैक लिस्ट में है, FATF, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि FATF अगर कोई इंटरनेशनल इदारा है, वो ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट अगर वो जारी कर भी देता है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देता है, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा हमारे मुल्क पे? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी पाकिस्तान किसी ऐसे इदारे की ब्लैक या ग्रे लिस्ट में चला जाएगा तो आप अभी फेस कर रहे होंगे कि हम इस वक्त IMF से लोन लेने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इवन हम उसके ग्रे लिस्ट में नहीं हैं। अगर हम ग्रे लिस्ट में होते तो सिंपल IMF का जवाब होता, पहले आप अपने आप को क्या करें, ग्रे लिस्ट से आउट करें, फिर उसके बाद आप कोई और काम करें, उसके लिए ये फला चीज़ें करें। तो इंटरनेशनल हमारे जो रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, फंडिंग्स हैं, वर्ल्ड बैंक की सूरत में
या एशियन बैंक्स की सूरत में अगर हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे इंटरनेशनली, तो कभी भी हमें इस किस्म की फंडिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगी। फिर इसी के हवाले से पाकिस्तान के लिए आपको पता होना चाहिए कि आमला 2010, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, पर्टिकुलरली ऐसे सब्जेक्ट्स के जहाँ पर जो पेपर जिसमें लॉ, जैसे नायब तहसीलदार उसमें लॉ शामिल है, जुडिशरी के हवाले से, तो वो आपका जो है एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है किसी भी लीगल हवाले से, तो वहाँ पर आपने मैक्सिमम जो आपके ऐसे हैं आपने उसको सपोर्ट करना है किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लॉ या ट्रीटी या कन्वेंशन, उसके ज़रिए से आपने उसको बताना है कि मैं इस चीज़ के बारे में वाकिफ़ हूँ। आमला क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। और ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसको हमने वैसे तो 2010 में ही आया था, बट जब पाकिस्तान को इसकी FATF की ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया तो हमने सबसे पहला स्टेप ही क्या लिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें सर्टन चेंजेस किए, उनको इम्प्लीमेंट किया। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हमें ग्रे लिस्ट में से क्या किया गया, निकाला गया। तो ये भी क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी दो एस्पेक्ट के साथ डील करता है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ टेररिज्म फंडिंग, तो इन दोनों चीज़ों का मकसद, तो जब भी आप टेररिज्म की बात करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे, इसका हवाला ज़रूर होगा। और फर्दर इसमें एक और जो हवाला अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में टेररिज्म के साथ डील करने के लिए क्या है, आप सब लोगों को पता होगा कि ATC है, एंटी टेररिज्म कोर्ट है। उसके अलावा आपको पता होगा कि हमारे मुल्क में इसी मकसद के लिए 2 बार डेट भी एक्सटेंड हुई। क्या बनाए गए थे? मिलिट्री कोर्ट्स। किस अमेंडमेंट के ज़रिए से बनाए गए थे? और उस अमेंडमेंट के बाद जब इसको एक्सटेंड किया गया तो किस अमेंडमेंट के ज़रिए से इसको मज़ीद क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। 21st अमेंडमेंट के ज़रिए से मिलिट्री कोर्ट इस्टेब्लिश हुए थे और उसके बाद फिर इसको दोबारा एक बार क्या किया गया, 2 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड किया गया। तो अब अगर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको भी दूंगा, उस बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आप टेररिज्म के हवाले से इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, जब मेयर्स की बात करेंगे तो मेयर्स में हम किन को लेकर आ जाएंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इंटरनेशनल मेयर्स क्या हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और उसका अफेक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा कि जब भी टेररिज्म या मनी लॉन्ड्रिंग और इस किस्म के ऑफेंसेस आप या इस किस्म के जो सोशल इवल्स हैं आपकी सोसाइटी में प्रीवेल करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इंटरनेशनली आपके जो रिलेशंस हैं और जो आपको इंटरनेशनल सपोर्ट्स मिलनी है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी है, वो कट शॉर्ट हो जाती है और उसकी वजह से मुल्क डेफिनेटली मसाइल का शिकार हो जाता है। तो ये चीज़ सिर्फ इतनी से अगर आप याद रखें और इस स्ट्रक्चर के अंदर उसको आप ऐड कर दें तो आपका यही सेम ऐसे जो बिल्कुल बेसिक है ये क्या हो जाएगा, एडवांस लेवल पे चला जाएगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा है, तो पाकिस्तान में एक इदारा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, EPA के नाम से है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट उसके मातहत काम करता है। जब आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में जनरल बातें लिख रहे होंगे और उसमें एक स्पेसिफिक बात आप ये लेकर आ जाएंगे कि पाकिस्तान के हवाले से क्या है, पाकिस्तान के हवाले से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी जो है वो वर्किंग कर रही है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हल करने के लिए, और वो किसके अंडर काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट। तो ये पता चल गया कि ये बंदा स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने ये इम्पैक्ट दूर करना है कि हम कोई जनरल मल्टी ऐसे पे नहीं चल रहे, बल्कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो वो कोई एक भी चीज़ जब हम इंट्रोडक्शन में दे देते हैं कि जी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के साथ हल करने के लिए, उस मसाइल को हल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान ने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी बनाई है जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट के अंडर काम करती है। इसकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में ऐसे तमाम वायलेशंस जो इन्वायरमेंट के हवाले से फैक्ट्रीज करती है, कोई भी करता है, उसको टेक ओवर करना और फर्दर उसको आगे लेकर चलना। ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करेंगे तो आपने लफ्ज़ सुनोगा ड्रैप का, अगर किसी ने सुना ड्रैप। ड्रैप क्या है जनाब? D फॉर ड्रग्स, R फॉर रेगुलेटरी, A फॉर अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ड्रैप वो इदारा है कि पाकिस्तान में जितनी ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स के लाइसेंस हैं या ड्रग्स के हवाले से जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए लीगल इलीगल जितने भी मामला है वो कौन देखता है, ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से ड्रैप एक इदारा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जब भी आप ड्रग्स के हवाले से, ड्रग्स एडिक्शन के हवाले से, ट्रैफिकिंग के हवाले से कोई भी ऐसे आप लिखेंगे तो आपने किस चीज़ का हवाला देना है उसमें, ड्रैप का। अगर आप बात करते हैं पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी के लिए आप क्या करते हैं, एक पाकिस्तान में प्रोग्राम आया था पॉवर्टी एलिवेशन का, पॉवर्टी एलिवेशन पाकिस्तान, एक प्रोग्राम दिया था और जो किसने दिया था, वर्ल्ड बैंक ने दिया था। वर्ल्ड बैंक ने इसको फंड किया था और उसके हवाले से उसने कहा था कि आप एक ऐसा करें कि पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से वर्किंग स्टार्ट करें, और इसके लिए पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड क्रिएट किया गया था। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड
जब आप इस चीज़ का हवाला दे देंगे इस ऐसे के अंदर कि जनाब पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फ़ंड वर्ल्ड बैंक के तावन के साथ पाकिस्तान में कायम किया गया था, जिसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या था कि पावर्टी के जो इश्यूज़ है उनको सॉर्ट आउट करना, और साथ ही आप जनरल ऐसे लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ आपस में क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी कि हाँ करंट इसको इशू का पता है। इस तरह अगर करप्शन की बात करें तो आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एटलीस्ट 2 बार के आपको फिगर ज़रूर देने हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान में करप्शन के बारे में क्या कहती है, हमारे जो फिगर्स हैं, हमारा जो नंबर है इंटरनेशनली, क्या वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे की तरफ जा रहा है, हम करप्शन के हवाले से मज़ीद बुरे से बुरे बनते जा रहे हैं या कुछ बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही। तो ये एक सिंपल सा आपका है कि इस ऐसे जो जनरल ऐसे भी हमने करना है उसके हवाले से, और जनरली आपने कोशिश यही करनी है कि ये जो पैराग्राफ आपने पर्टिकुलर ऐड करना है इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप उसको ऐड करते हैं, ताकि वहाँ से स्टार्ट में उसको पता चल जाए कि ये जो शख्स है ये ऐसे के बारे में, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इसको नॉलेज है। उसके बाद आपका लिखा हुआ जनरल सेंटेंस भी उसी का हिस्सा काउंट होगा, क्योंकि ये नहीं होगा कि आप इर्द गिर्द की बातें कर रहे हैं, बल्कि आप स्पेसिफिक जानते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में और उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। अब सब लोग मोबाइल खोल लें और देखेंगे जनाब ये क्या है कुछ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रख लिया, वही जब हमने वर्ड्स को कट शॉर्ट करना है तो हर फिक्रा हर ऐसे के लिए नहीं बना। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जब हम जहाँ पर कोई बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ये टॉपिक हमारे पास आ जाता है सेक्टेरियनिज़म, तो सेक्टेरियनिज़म किसके ऊपर बेस कर रहा है, ये तो टोटल इस्लामिक टॉपिक है, तो यहाँ पर हम इस्लाम का रेफरेंस भी लेकर आ जाएंगे, कुरान का रेफरेंस इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर इसमें कहीं पर कोई ऐसी चीज़ जो वैसे जनरल नहीं है हम उसमें इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक डील किसके साथ करता है, सेक्टेरियनिज़म। बेगरी की बात करेंगे वहाँ पर भी, नेपोटिज्म की बात करेंगे तो वहाँ पर भी, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि रेफरेंसिंग अगर आप अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं तो हर ऐसे के हर पैराग्राफ में मिनिमम एक रेफरेंस आपका होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल इसके हवाले से, करप्शन के हवाले से, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एज इट्स रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2023 फलां, जब तक आप इतने स्पेसिफिक नहीं जाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान में रख लें, एक ऑप्शन तो ये था कि हम ऐसे राइटिंग पे 2 साल लगाएं, दूसरा ऑप्शन ये था कि हम 70 या 80 ऐसे याद करें, और तीसरा ऑप्शन ये है कि हम 5 ऐसे को अच्छे तरीके से याद कर लें और फिर उसके बाद जो डिफरेंट टॉपिक्स पाकिस्तान में करंट चल रहे हैं उनके हवाले से छोटी छोटी 2-2 3-3 लाइंस को क्या करें उसके अंदर ऐड करें, और वो अगर हमें पता हो तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान रह जाएगा किसी भी ऐसे को आगे किसी भी लेवल पर लिखने के लिए। तो यहाँ पर डैश हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड स्पेशली द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। तो जब भी आप बात करेंगे इनमें से जिसको भी देख लें, क्या एनर्जी क्राइसिस है प्रॉब्लम या नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, तो है। उसके अलावा अगर बात करेंगे सेक्टेरियनिज़म की तो वहाँ पर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ का जिक्र छोड़ देंगे। सेक्टेरियनिज़म उसका डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुक इतना ज़्यादा नहीं है, उसका मेन आएगा इस्लामिक कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेक्टेरियनिज़म हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड लिख देंगे, और स्पेशली कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। लेकिन क्यों होगा, पाकिस्तान के लिए क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो एक कम्युनिटी है वो मल्टी एथनिक है, यहाँ पर डिफरेंट सेक्ट्स के लोग रहते हैं, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो थोड़े से स्ट्रक्चर को हमने क्या करना, चेंज करना। अगर ये पर्टिकुलरली कौन सा ऐसे हमारे पास आ जाए, सेक्टेरियनिज्म, अगर इसके अलावा जो भी ऐसे आता है, टेररिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। बेगरी वो भी सही है, ड्रग ट्रैफिकिंग वो भी ठीक है, पॉवर्टी वो भी ठीक है। तो जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये जो सारे मसाइल सोशल इवल्स होती कहाँ पर हैं, उनमें ज़्यादा प्रीवेल कर रही होती हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनमें भी ये होती ज़रूर है। उसके बाद क्या है, इट इज़ इनफैक्ट अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, कोई शक नहीं कि एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हैविंग एग्जिस्टेड इन ऑल एजेस इट हैज़ क्लंग टू मैनकाइंड लाइक एन इनक्योरेबल डिजीज़। तो जो भी बीमारी है, जो भी सोशल इवल है, उसने क्या किया है, इंसानियत को क्या किया है, वो ऐसा ऐसा खोखला करते जा रही है। उसके बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एम्बेरसिंग एंड एक्सप्लोजिव प्रॉब्लम इन एनी सोसाइटी हैज़ बैड इफेक्ट्स। तो जितने भी ये सोशल इवल्स हैं उनके इफेक्ट क्या होंगे, हमेशा बैड होंगे। इनफैक्ट द हार्म्स ऑफ डैश, अब डैश क्यों लगा दिया यहाँ पर, आप अगेन उस ऐसे का जो नाम है वो लिखेंगे। द हार्म्स ऑफ ड्रग्स एडिक्शन, द हार्म ऑफ इन्फ्लेशन, द हार्म्स ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, द हार्म्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस आर काउंटलेस। अब एक चीज़ आप नोट करेंगे कि अगर कोई सेंटेंस है तो बहुत बड़ा सेंटेंस 1.5 लाइन के ऊपर होगा, जनरल सेंटेंस आधी लाइन के ऊपर है या उससे भी कुछ कम है सेंटेंस। मैं एक चीज़ हैरान होता हूँ, अक्सर मैंने पेपर पढ़े हैं जहाँ पे आपने पूरे 3-4 लाइन का सेंटेंस लिखते हैं और उसमें करते क्या है, सिर्फ कॉमा होता है या एंड होता है। जब इतना बड़ा सेंटेंस जो 3 से 4 लाइन पे जा रहा है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर के अलावा तो हो ही नहीं सकता। और कम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर में जब आप किसी भी सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं तो क्या सिर्फ उसमें कंजंक्शन के तौर पर एंड और कॉमा लगाना है?
कोई हाइफन या कोई और ऐसी चीज़ कुछ भी लोग पता ही नहीं है कि लगाना कि नहीं लगाना, बस फिक्रे को बड़ा करते जा रहे हैं। तो उसका हल क्या है कि जैसे यहाँ पर किया गया कि किसी भी मामले को आप छोटा कर दें, इनफैक्ट द हार्म्स ऑफ डैश आर काउंटलेस, सेंटेंस क्या हो गया, क्लोज हो गया। सेंटेंस को क्लोज करें और छोटे से छोटा, इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स ऑफ इवल इम्पैक्ट्स, अगेन एक छोटा सा सेंटेंस आ गया, इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स ऑफ इवल इम्पैक्ट्स, इट डिस्टेबलाइजेज एंड डिमोरलाइजेज नेशंस। अब यहाँ पे अगर आप इसको ख़त्म भी करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, इट डिस्टेबलाइजेज एंड डिमोरलाइजेज नेशन, लेकिन इसको कंटिन्यू क्यों किया कि एटलीस्ट कुछ फिक्रे ऐसे होने चाहिए जो कंपाउंड स्ट्रक्चर के हों, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि नहीं ये बंदा सिर्फ बेसिक चीज़ें नहीं लिखता। एंड गिव्स बर्थ टू डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन इन द सोसाइटी एंड स्टेट, इट क्रिएट्स एंड स्प्रेड्स द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी अमंग द मैसेज। और जब आप कोई भी ऐसे सेंटेंस बनाते हैं कि जिसमें आप सिनोनिम्स के तौर पर डिफरेंट जो है वो एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, तो ये आपके ऐसे को स्ट्रेंथन करती हैं ये चीज़ें, ये जो आपका स्ट्रक्चर है उसको खूबसूरत बना देती हैं कि सिर्फ ये बंदा सिंगल स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि इसके पास वोकेबलरी है, ये पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में जानता है। प्रिवेलेंस ऑफ डैश क्रिएट्स डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसकंटेंट अमंग द मैसेज, इफ इट क्रीप्स इन सोसाइटी इट सून रूट्स आउट इट्स इनर स्ट्रेंथ, इट डिस्ट्रॉयज इट्स आउटर स्प्लेंडर, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशल पीस एंड नेशनल यूनिटी। अब हो क्या रहा है, एक सेंटेंस बिल्कुल छोटा है, दूसरा सेंटेंस उससे थोड़ा सा बड़ा, ये जनरली दो सेंटेंस स्मॉलर और तीसरा सेंटेंस क्या रखा गया है, बड़ा, ताकि याद रखने में भी आसानी। और जब आप इसको कट कर रहे हैं तो यहाँ से अपने सेंटेंस कट करते जाने, पैराग्राफ कभी भी आप उसको कट नहीं करेंगे। अगर आपने वर्ड्स कम करने हैं तो यहाँ से इस पहला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को शुरू से लेकर आखिर तक लिखना है, दरमियान से जो चीज़ें, अगर 300 वर्ड्स है तो इसको आधा कर दें। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें रिपीटेड एस्पेक्ट्स के तौर पर लग रही होंगी आपको, ऊपर भी वो कंसेप्ट रिपीट हुआ, नीचे भी रिपीट हो होगा, उसको आप क्या करें, इसमें से निकाल दें। लेकिन याद पूरा रखेंगे तो फिर क्या होगा, जनरली जब आप इसको याद करेंगे तो आखिर पे हमारी जो मेमोरी होती है वो कितनी रह जाती है, 50-60% ही होती है। पूरा याद करेंगे तो लिखते वक्त ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, आधा रह जाएगा। अगर याद आधा करेंगे तो फिर क्या होगा, वो उसका भी चौथा हिस्सा रह जाएगा। उसके बाद क्या है जनाब, its own roots, it destroys its outer splendor. Consequently, a nation's good image is spoiled in all over the world. Lawlessness become order of the day due to poverty, corruption, violence, indiscipline and mass illiteracy. अब बात यह है कि ये सेंटेंस, इसमें हमने 4 से 5 ऐसे को भी कवर कर दिया जो हमने सब्जेक्ट्स लिखे हैं, इसमें टॉपिक्स लिखे हैं। और इस किस्म के, अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि जब कोई बंदा इसको ऐसे को पढ़ रहा होता है तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस हैं उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, जिसमें मल्टीपल वोकेबलरी को आप यूज़ करके अपने बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट इफेक्टिवली प्रॉपरली एंड प्रॉम्प्टली चेक्ड, और अगर कोई बंदा ऐसा जो इंतहाई वीक है तो वो इसको एक सिंगल वर्ड में भी अगर लिख देगा तो सेंटेंस उसका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ इट इज़ नॉट इफेक्टिवली प्रॉपरली एंड प्रॉम्प्टली चेक, तो आप ये भी लिख सकते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट इफेक्टिवली चेक्ड द इंटायर जुडिशल आगे मॉरल इकोनॉमिक सिस्टम, आप इंटायर सिस्टम ऑफ नेशन विल बी कोलैप्स्ड भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि जुडिशल, मॉरल, इकोनॉमिक सिस्टम। अगर पॉलिटिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे नया लफ्ज़ क्या ऐड हो जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम ऐड हो जाएगा। और अगर वो बात देता है आपसे, ऐसे मांगता है पॉलिटिकल क्राइसिस के हवाले से आजकल के दौर में, तो आप जब तक मौजूदा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिक्र नहीं करेंगे बाकायदा मेंशन करके कि पाकिस्तान में इलेक्शंस को लेकर जो इशू बना हुआ है, जो प्रोविंशियल असम्बलीज, और उसमें एक तरफ नहीं जाना, सिर्फ ना पीटीआई बन के सोचना, ना नून लीग बन के सोचना है, दोनों वर्जन देने हैं कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो नाम नहीं लिखना, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो हमें एक पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक नज़र आता है, बट मुल्क के हालात देखें तो दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी कोई इतना ज़्यादा गलत नहीं है। तो दोनों बातें आपने लिखनी है। और एक चीज़ जहन में रख लें, एग्जामिनर जो आपके पेपर इस वक्त चेक करने वाले जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है इस लेवल पर, मैक्सिमम कौन से लोग हैं, किन को वो डाई हार्ट फॉलोअर्स किन के हैं, नून लीग के डाई हार्ट फॉलोअर्स हैं। तो आपने कभी भी, खैर नून लीग भी छोड़ दें, XYZ छोड़ दें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट आपने हिट करना ही नहीं है। पॉलिटिकल क्राइसिस अगर चल रहा है तो आपने क्या करना है, न्यूट्रल व्यू देना है और दोनों के बारे में बात करनी है कि, और उसमें नाम मेंशन नहीं करना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि कुछ जमातें जनाब ये चाह रही हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अभी इतने ज़्यादा अखराजात, सिर्फ 1 से 2 मंथ के गैप के लिए इतने ज़्यादा अखराजात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, कोलैप्स। लेकिन फिर अगली बात भी कर दें कि जो हालात चल रहे हैं अगर उसमें इलेक्शन नहीं होते तो हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी मजीद क्या हो जाए, कोलैप्स। तो अब हमने ये सोचना है कि हमने किस चीज़ को अडॉप्ट करना है, कि बुरा या उससे ज़्यादा बुरा। अच्छाई के चांसेस हमें पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, आवर कंट्री इज़ इन ग्रेट डेंजर, वी आर नॉट रियलाइजिंग आवर ड्यूटी।
अब छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं इसलिए कि याद रखना आसान हो और उसको लिखना भी आसान हो। लुक एट द डेवलप्ड वर्ल्ड लाइक अमेरिका, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, यू विल बी कन्विंस्ड ऑफ द फैक्ट दैट डैश हैज़ नो प्लेस इन देयर लाइव्स। अब उसमें देखना कि क्या वो वाकई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो उनकी लाइव्स में नहीं है, तो फिर आपने ये फिक्रा लिखना है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो वहाँ पर भी है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ये वहाँ पर क्या है, चीज़ें कम हैं, तो उस सूरत में आप इसका हवाला दे सकते हैं। उसके बाद ऑन द कंट्री यू विल फाइंड द कंडीशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड द वर्स्ट, मोस्ट ऑफ द एशियन अफ्रीकन नेशंस जनरल एंड मुस्लिम कंट्रीज इन पर्टिकुलर आर इन स्ट्रॉन्ग एंड evil grip of dash, especially Pakistan nation needs avoiding dash। dash का मतलब जो भी आपका ऐसे का टॉपिक होगा, more than any other thing, because of it we are not only going downwards but also failing in this dispute among the community of nations। dash indicates our moral, social and religious। अब religious downfall अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसमें religious downfall होगा। अगर बेगरी की बात करें, सेक्टेरियनिज्म की बात करें, उसके अलावा अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की भी बात करें तो हर जगह हमारा रिलीजियस डाउनफॉल इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को छोड़ दिया, लिहाजा हम उस मामले में क्या होते जा रहे हैं, रिलीजियसली डाउनफॉल का शिकार होते जा रहे हैं। पाकिस्तान क्या है जना, मैटर्स ऑफ ग्रेट शेम दैट इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर वी आर फार बिहाइंड अदर नेशंस इन द वे ऑफ करेक्टर एंड फेथ। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश, इलिटरेसी, पॉवर्टी, फॉल्स आइडियाज़। अब हमने फैक्टर्स यहाँ पर जिक्र कर दिए, आर द मेजर कॉजेज ऑफ द सोशल इवल। हाउएवर अ क्लोज एनालिसिस रिवील्स दैट द क्रेज फॉर वेल्थ एंड पावर इज द बेस ऑफ ऑल काइंड ऑफ डैश। People have become greedy and selfish. They do not know the virtues of love, sympathy and sacrifice। अब इसमें है 3 पैराग्राफ अभी तक आए। पहले पैराग्राफ में हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन दिया है। सेकंड पैराग्राफ में हम किधर चले गए, इंटरनेशनल रिस्पेक्ट की तरफ। अगर 300 लफ्ज़ का है तो सेकंड पैराग्राफ बिल्कुल लिखने की ज़रूरत है ही आपको नहीं। इसकी बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी कि इसके बेसिकली क्या इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, और आगे जब आप इसका देखेंगे, अब हमने इसको हल तक पहुँचाना है। यहाँ पे छोड़ दिए तो ऐसे नामुकम्मल हो गया। आगे आगे जी फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से ये सोशल लेवल हमारे पास है, कंट्रीब्यूट टू प्रिविलेज ऑफ डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो लाजमी बात है जो फैक्टर्स होंगे वो हर मुल्क में क्या होंगे, अलग होंगे। कौन कौन से हैं जनाब जो पाकिस्तान और इस तरह के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पुअर गवर्नेंस सिस्टम एंड लैक ऑफ विल आर 2 मेन काजेज। द पीपल एट द हेम ऑफ अफेयर्स आर नॉट विलिंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डैश, देयरफॉर दे डू नॉट प्रोवाइड एनी सोल्यूशन, रेदर दे आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। They are not serious at all in uprooting this problem. Instead, they are promoting it through their bad governance system. Secondly, wrong policies of successive government are also a big cause. The policies of government should be formed। अब क्या हो गया, वहाँ पे फैक्टर बता के नीचे उसको क्या कर रहे हैं, अभी हल बता रहे हैं कि इसका होना क्या चाहिए। The policies of government should be formed for the welfare and well-being of the general public, but here rulers pursue their personal interest and motives. They do not have any interest in well-being of the people. Thirdly, there exists no strong opinion against dash. It has been accepted as a common thing. Fourthly, the general economic condition of the country is poor and everyone tries to feather his nest। अब क्या कर दिया, everyone tries to feather his nest। सिर्फ इसमें एक हमने इडियम लिखा है। वैसे होना ये चाहिए कि आपके ऐसे के अंदर 2 से 3 इडियम्स होने चाहिए। ये आपकी राइटिंग स्किल्स शो करता है कि ये बंदा जो है सिंपल इंग्लिश नहीं लिखता, बल्कि उसमें क्या करता है, कुछ बेहतर और एडवांस चीज़ें भी लिखता है। दिस इज़ एन एज ऑफ कंपटीशन एंड अ मैन इज जज्ड बाय हिज वेल्थ, सो एवरीबॉडी विशेज टू रिचर देन द अदर। लास्टली वी हैव फॉरगॉटन द टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड गिव नो इम्पोर्टेंस टू मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। तो इसको रूट आउट कैसे करना है, टू रूट आउट दैश अ कंप्लीट चेंज ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज नेसेसरी। फिर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डैश वी विल हैव टू टेक मल्टी डायमेंशनल स्टेप्स on different levels. First of all, we must improve our governance system, but before doing this we need will, because firm determination is the basic thing। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि रूट और कोई स्टेप्स अगर हम ले चुके हैं तो हम उसका क्या करेंगे, हवाला दे देंगे कि इन पाकिस्तान वी हैव एस्टेब्लिश एंटी टेररिज्म कोर्ट्स है जो स्पीडी ट्रायल करते हैं किसी भी ऐसे टेररिस्ट का, या अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कानून पास हो चुका है। जो हम मैयर ले चुके हैं वो मैयर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको बताएंगे कि ये मैयर ली जा चुकी है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ली जानी चाहिए, और अगर हम पर्टिकुलर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये मैयर ली जा चुकी है पाकिस्तान में। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड। थर्डली वी मस्ट गिव राइट डायरेक्शन टू अवर डायरेक्शनलेस एंड मिसडायरेक्टेड पॉलिसीज। Personal agenda and motives must be kept aside. Policies must be formed for the well-being of the people.
द पीपल इन पावर शुड आल्सो रेक्टिफाई देमसेल्फ, लास्टली वी शुड टेक रेमेडियल मेजर्स अगेंस्ट द रूट कॉजेज ऑफ डैश। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह ये फ़िक्रा कहीं पे एडजस्ट हो सकता है, ऐसे कुछ और फिक्रे मैं आपको बता दूंगा जो डिपेंडिंग अपॉन के किस ऐसे के अंदर वो आपने ऐड करना, हर ऐसे के अंदर ये सेंटेंस ऐड नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट ये जो आपके पास है ये 750 वर्ड्स का ऐसे है। इसको जनरली हम जब भी 20, 25, 30 नंबर के लिए लिखेंगे तो इसको आप 2/3 करेंगे या 1/2 करके आप इसको 20 और 25 नंबर के लिए एडजस्ट करेंगे। लेकिन जो पर्टिकुलर ऐसे आएगा उसके अंदर ये चीज़ आप ऐड करेंगे तो आपका ऐसे जो है ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक अच्छा मॉडिफाइड ऐसे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वो लोग कि जिनके पास ग्रामेटिकल स्किल्स नहीं है, राइटिंग स्किल्स नहीं है, तो मैं हमेशा उनको यही मशवरा दूंगा कि वो उस वक्त तक अपने आप से लिखना अवॉइड करें जब तक वो इन चीज़ों को डेवलप नहीं कर लेते जो आपकी बेसिक राइटिंग स्किल्स है। वो डेफिनेटली एक चीज़ और ध्यान में रख लें, दो तरीके होते हैं बेसिक राइटिंग स्किल्स की तरफ जाने से, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे के में क्या फ़र्क है? नीचे से ऊपर जाने का मतलब है कि पहले आप पूरी कोशिश करें कि आप टेंसेस सीख लें, आप ग्रामर सीख लें, आप एक्टिव वाइज डायरेक्ट सारा कुछ सीख के फिर आप ऐसे की तरफ चले जाएं। और ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या होता है कि जब आप ऐसे किसी को याद करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखते वक्त एक चीज़ नोट करनी है कि कौन सा सेंटेंस यूज़ किया गया है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें यूज़ की गई है। और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकली जब उन चीज़ों को लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग स्किल्स के अंदर वो ग्रामेटिकल, आप सब लोगों ने टेंसेस पढ़े हुए हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के रूल्स पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स सब लोगों ने पढ़े हुए हैं। अब करना क्या है, उन चीज़ों को अप्लाई करना है। अप्लाई कब करेंगे कि जब आप उसको लिखते वक्त ये चीज़ नोट करेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो आपने उसको तलाश करने की कोशिश करनी है कि क्या ये किसी ग्रामर के स्ट्रक्चर में जो आपने पढ़ा है उसमें आता है कि नहीं आता है। डैश हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट, अगर हैज़ है तो हैज़ के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। इसी तरह अगर कहीं पर उसने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, अब इट हैज़ अगेन अगर सेकंड सेंटेंस है तो इट हैज़ कलंग, तो वो भी कौन सा हो गया? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। इसी तरह जो जो फिक्रे आप पढ़ेंगे, अगर कहीं पर इट क्रिएट्स होगा तो क्रिएट्स के बाद आगे क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। तो यहाँ पर आपने नोट करना है कि कौन, अगर यू विल है तो यू विल के साथ क्या लिखा है? यू विल फाइंड लिखा उसने। और इसी से ऊपर आप सेकंड पैराग्राफ में दो फिक्रे लिखे, यू विल बी कन्विंस्ड, उसके बाद क्या है? यू विल फाइंड। दोनों में फ़र्क क्या है? यू विल बी कन्विंस्ड पैसिवाइज फिक्रा हो गया और उसके बाद यू विल फाइंड द कंडीशन, ये कौन सा हो गया? एक्टिव। एक्टिव में विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड के साथ क्या लगाता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पैसिवाइज जब भी बनेगा तो पैसिवाइज में क्या होता है? पैसिवाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उससे पहले बी का इस्तेमाल हम जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यू विल बी कन्विंस्ड ऑफ द फैक्ट। तो ये जो प्रिंसिपल हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के पढ़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पढ़े या सेंटेंसेस के हवाले से, टेंसेस के हवाले से पढ़े, वो सब के सब यहाँ पे आपको क्या होते नजर आएंगे? इंप्लीमेंट होते नज़र आएंगे। जो छोटे छोटे आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि वो तमाम ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको मौजूद होगा और मिलेगा। तो आप जब इस चीज़ को याद करेंगे तो ये वोकेबलरी आपकी बढ़ती जाएगी और जब वोकेबलरी में नए नए लफ्ज़ आते जाएंगे तो राइटिंग स्किल्स खुद ब खुद क्या होती जाएंगी? इम्प्रूव होती चली जाएंगी। तो इसके लिए करना क्या है आप सब लोगों ने? कल के लिए दो काम करके आने। एक तो ये सेम ऐसे आपका असाइनमेंट की सूरत में लिखा हुआ होना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पर 10 मिनट के अंदर मैंने आपसे लिखवाना है और आपने 10 मिनट में मुझे 150 वर्ड्स लिख कर देने हैं। तो इतना आप याद करके आए कि 10 मिनट में 150 वर्ड्स आप लिख सकें। 150 वर्ड्स सिर्फ लिखने हैं और 10 मिनट में आपने लिखने हैं। असाइनमेंट में पूरा का पूरा ऐसे लिखें। उसके बाद कोशिश करें कि यहाँ पर जो स्पेल है, देख कर लिखने से क्या फ़ायदा होता है? आपकी स्पेलिंग की जो मिस्टेक है वो हमेशा ख़त्म हो जाएंगी। स्पेलिंग की मिस्टेक इंग्लिश एसे में एवरी मिस्टेक आपका 1 नंबर डिडक्ट करवाती है। ये चीज़ जहन में रख लें। और एक और चीज़ जहन में रख लें, कोई भी इम्तिहान उसमें सही चीज़ ना लिखना उसका इतना नुकसान नहीं होता जितना गलत चीज़ लिखने का होता है। और पर्टिकुलरली यहाँ पर जब आप इंग्लिश एसे की बात करेंगे, हर ग्रामेटिकल मिस्टेक के ऊपर नंबर डिडक्ट होगा, हर स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर नंबर डिडक्ट होगा। और ये ऐसे आपके दो पहलू में देखे जाते हैं, एक पहलू ग्रामर का और दूसरा पहलू आपका कंटेंट क्या है। कंटेंट और जनरल स्किल्स दोनों को मिलाकर उसके कंप्रोमाइज़ पे आपको नंबर दिए जाने हैं। तो जनरल स्किल्स के साथ साथ कंटेंट, और कंटेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेटिव ऐसे होते हैं, जब तक आप करंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो ऐसे आपका कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर हो गया जनाब?